गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, हम आज पढ़ेंगे 22 राइम का अंतिम चरण, और चूँकि यह अंतिम चरण हम लोग पढ़ेंगे, ये अंतिम वीडियो होगा इस सीरीज का। बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत सारे तथ्य पढ़ेंगे मित्रों। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसमें 4 22 राय के बारे में पढ़ेंगे और हम अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत का भारतीय ही बना तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? वेलिंगटन जो 1931 से 36 के बीच, फिर लिनलिथगो 36 से 43, बैबल 44 से 47, माउंटबेटन 47 से 48 और अंत में पढ़ेंगे अपना श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, तो हम जैसा पहले ही बता चुके हैं कि यह काल जो बहुत महत्वपूर्ण काल था, तो यहाँ से बहुत सारे तथ्य आपको सामने में निकल के आएंगे। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं मित्रों, ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए वेलिंगटन को देखते हैं। बताए थे कि इरविन को बेल बजाना पड़ता था। ठीक है, तो इरविन के बाद वेलिंगटन आया। ठीक है, इसके समय में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों हुआ। पिछली वीडियो में हम बात किए थे कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इस समझौता के तहत भगत सिंह, राजगुरु इत्यादि को महात्मा गांधी जो है फांसी से लटकने से नहीं बचा सका था और समझौता संपन्न हुआ था। और उसी समझौता के तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ा और वो भाग लेने गया लेकिन सफल नहीं हो पाया। और जब वो पहली बार भारत में वहाँ से भाग लेकर आया, जब इनसे प्रश्न पूछा गया कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत के लिए क्या लाए हैं, तो गांधी जी ने सिर्फ एक जवाब दिया था कि मैंने भारत का सर झुकने नहीं दिया, बस। ठीक है मित्रों, तो उस सब के बारे में हम बाद में गोलमेज सम्मेलन में बहुत ही मज़ा से पढ़ेंगे। तो अभी गोलमेज सम्मेलन में आप देख लिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पिछली वीडियो में भी हम डिस्कस किए थे कि पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था, दूसरा सम्मेलन में भाग लिया था। एकमात्र व्यक्ति था भीमराव अंबेडकर जो कि तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन में। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडोनाल्ड, ये जो है वहाँ का ब्रिटेन का उस समय पीएम था और उसके समय में आया सांप्रदायिक पंचायत। देखिए, सांप्रदायिक पंचायत जो है आप शुरू में ही देखे होंगे, मार्लो मिंटो एक्ट के समय से ही सांप्रदायिकता का बढ़ावा दिया जाने लगा। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस भी स्वीकार कर लिया गया। 1919 के एक्ट में और इसका विस्तार हुआ। और 1932 ईस्वी में इस पंचायत में आखिर क्या था जो इतना विवाद हुआ? इसमें था कि हिंदू वर्ण के ही जो शेड्यूल कास्ट आज जिसको हम कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन तय कर दिया गया और उसके लिए भी सेपरेट चुनाव की बात होने लगा। इसी पर महात्मा गांधी का विरोध था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड भी इसको बोलते हैं। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत कब आया? 1932 ईस्वी में आया था। ठीक है, और इसी का विरोध जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी उस समय पुणे के यरवदा जेल में था और अनशन पर बैठ गया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि के सहयोग से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट। ठीक है मित्रों, तो पूना पैक्ट में कुछ हद तक निम्न वर्गीय लोगों के लिए सीट को बढ़ा दिया गया और एक प्रकार से कहें तो उसको अलग से चुनाव प्रणाली के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो एक प्रकार से पूना पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। किसके बीच में हुआ? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। ठीक है, और इसी के समय में आप देखिएगा वेलिंगटन के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1934 ईस्वी मई में। ठीक है, यहाँ पे एक और फैक्ट मिलेगा आपको। यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार में सबसे भयंकर जो है भूकंप कब आया? ये 1934 ईस्वी में आया था, 5 जनवरी 1934 ईस्वी में। और अगर इसमें भी अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रभावित जो स्थान था वो मुंगेर जिला था। ठीक है, चलिए इसी के समय में आप देख लीजिए 1931 से 36 का काल है, तो 1935 ईस्वी का एक्ट भी आया इसके समय में।
ठीक है मित्रों, 1935 ईस्वी के एक्ट की विशेषता को इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का एक अंतिम कड़ी था 1935 का एक्ट, जहां से संवैधानिक सुधार चाहता था। इसके बाद से कोई ऐसा सुधार ब्रिटिश सरकार लेकर नहीं आया। तो 1935 ईस्वी का एक्ट जो है एक माइलस्टोन था। ठीक है, और यहीं पे आप देखते हैं 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुआ है। 1935 ईस्वी में बर्मा अलग हुआ है। ये हम संवैधानिक विकास के समय में भी बताए हैं। जो मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं वहाँ देखिए, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक नया चीज़ देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ है। यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ है और उसका संस्थापक में कौन है? नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण है। ठीक है मित्रों, तो ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे, तो यही 2 बार रिपीट हो गया है पॉइंट्स में। तो इस प्रकार से आप देखें, वेलिंगटन का जो काल है वो काफ़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलिए आगे उसका देखेंगे, लिनलिथगो का काल देखेंगे। ठीक है, ये काल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यह काल इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार आम चुनाव हुआ 1936 और 37 में। ठीक है, ये आम चुनाव में कांग्रेस कुल मिला के 8 सरकारें बनाया था। विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। और ये कहें कि कांग्रेस का सरकार बन चुका था यहाँ पे, लेकिन 1939 ईस्वी में कांग्रेस सरकार त्याग पत्र दे दिया था। इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। किस लिए त्याग पत्र दिया था, यह क्वेश्चन था। तो ये त्याग पत्र देने का कारण था कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो किसी भी स्थानीय सरकार से बिना परमिशन लिए इंग्लैंड ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। तो इस प्रकार से ये कांग्रेस के जितने भी सरकार प्रांतों में थे वो त्याग पत्र दे दिए। कब? 1939 ईस्वी में। और इसी त्याग पत्र को, ऐसी त्याग पत्र, जैसे ही ये त्याग पत्र दिया तो मुस्लिम लीग इस पर खुशी जाहिर किया, यानी अपने आप को कहा मुक्ति मिल गया। तो इसीलिए इसको डिलीवरेंस डे या मुक्ति दिवस के रूप में 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग मनाया। तो यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 1939 ईस्वी। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है सरकार से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो सीरीज पता चल रहा है। चलिए यहीं पे आपको मिलेगा महान व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस 2 लगातार बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहा। ठीक है, एक हरिपुरा अधिवेशन और दूसरा जो है त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का विरोध जो है अंत में उसकी अध्यक्षता का विरोध महात्मा गांधी जैसे लोग ने भी किया था। और महात्मा गांधी का जो एक प्रकार से कहिए कैंडिडेट था वो पट्टाभी सीतारमैया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के सामने पट्टाभी सीतारमैया की हार हुआ और महात्मा गांधी ये स्वीकार किया कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो यहाँ पे 2 बार लगातार जो है, ठीक है, ये अध्यक्ष बना। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को जब कांग्रेस से ऐसा लगने लगा कि वहाँ पे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है देश के लिए, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया। तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब किया? 1939 ईस्वी को किया। ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट जितना इसमें बताया जा रहा है सारे से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और यहाँ से प्रश्न काफ़ी उठते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे यहाँ, और यहाँ से ये 3 जो है इसको जरूर ध्यान से देना है, क्योंकि यहाँ से सीरीज में भी आपको पूछेंगे, सीरीज करने के लिए भी। तो देखिए, ये लाहौर प्रस्ताव 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ। ये लाहौर प्रस्ताव या लाहौर अधिवेशन क्या था? यहाँ पे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किया था, खुले रूप से पाकिस्तान का डिमांड किया था। तो लाहौर प्रस्ताव कब? मार्च 1940। याद रखेगा, यहाँ सीरीज में पूछता है करने के लिए। फिर उसके बाद आपको अगस्त प्रस्ताव मिलेगा। कब? 8 अगस्त 1940। देखिए, पहले मार्च उसके बाद अगस्त आता है। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव कब? 8 अगस्त 1940। क्या था अगस्त प्रस्ताव? तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना बता दें कि अंग्रेज अब चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में, आप लोग को जैसा मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब? 1939 से 45 के बीच में लड़ा गया।
किसी भी तरह से आनन फानन में भारत से समर्थन चाहता था, और जो डेडलॉक हमने राजनीतिक गतिरोध बना था उससे अंग्रेजों को लग रहा था कि भारत समर्थन नहीं करेगा, इसलिए आनन फानन में उन्होंने अगस्त प्रस्ताव लेकर के आया था। कब? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। उससे भी नहीं हुआ, आगे चल करके महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। कब? 11 अक्टूबर 1940। तो इसको सीरीज देखिए, ये मार्च में था लाहौर प्रस्ताव, अगस्त में अगस्त प्रस्ताव और अक्टूबर में व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी प्रश्न पूछता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे था। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किसे स्वीकार किया था? विनोबा भावे, और दूसरा था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको आएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी इसीलिए आया था ताकि उसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन मिले। ये भी असफल हो गया, ये मार्च 1942 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसके बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को महात्मा गांधी जो इसके शीर्ष नेता थे, इसको लगने लगा कि अंग्रेजी सरकार दुष्ट है, वो ऐसे नहीं भागेगा, तब उन्होंने अंत में एक ब्रह्मास्त्र चलाया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का महत्वपूर्ण नारा दिया। ठीक है, तो कब? 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 जीरो आवर का डे माना जाता है, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के जितने बड़े लगभग नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके काल में 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल आया था। तो इस प्रकार से लिनलिथगो का काल भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो इसको देखिए। चलिए हम लोग अब देखेंगे बाइबल का काल। बाइबल के काल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1944 ईस्वी में आपको राजगोपालाचारी फार्मूला का बात आता है। हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। राजगोपालाचारी फार्मूला क्या था, थोड़ा सा जानकारी इसलिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पे राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया था। मुस्लिम लीग का डिमांड कुछ और था, हिंदू महासभा का डिमांड कुछ और था, अंग्रेज कुछ और चाहता था, तो कांग्रेस कुछ और चाहता था। तो यहाँ पे एक प्रकार से ऐसा गतिरोध पैदा हुआ था कि किसी समस्या का समाधान मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे कांग्रेस और गांधी जी इत्यादि मिल करके श्री राजगोपालाचारी फार्मूला तय किया कि किस प्रकार से राजनीतिक डेडलॉक को तोड़ा जाए। तो वो एक फार्मूला था, 1944 ईस्वी में आया था, राजगोपालाचारी द्वारा ड्राफ्टेड था। ठीक है, तो वो भी जो सफल हो नहीं पाया, और जो सफल नहीं हुआ, राजगोपालाचारी फार्मूला जब सफल नहीं हुआ, तब जो है गांधी जी खुद जिन्ना से बात करने गए कि किसी तरह से इस गतिरोध को तोड़ा जाए, लेकिन गांधी जिन्ना वार्ता भी असफल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसी गतिरोध को अब तोड़ने के लिए बाइबल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसको शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 ईस्वी में, या शिमला समझौता कब? 1945 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बाइबल के समय में INA पर मुकदमा दायर हुआ। ठीक है, INA पे मुकदमा चला और इसी के वजह से सैनिक विद्रोह हो गया, नेवी में विद्रोह हो गया। ठीक है, कब? 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके समय में INA पर मुकदमा और नौसेना विद्रोह। ठीक है, और आगे देखिए तो आपको यहाँ पे इसको बाद में देखेंगे, यहाँ से पहले देखेंगे कि 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन का घोषणा हुआ। ठीक है, लेकिन भारत जो पहुंचा कैबिनेट मिशन, आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी भारत वो पहुंच गया, 1 महीना से पहले पहुंच गया। एक आनन फानन था ब्रिटिश सरकार के अंदर किसी तरह से सेटल डाउन करने के लिए। तो कैबिनेट मिशन की घोषणा हुआ था फरवरी 1946 में, जबकि मार्च 1946 में वो दिल्ली पहुंच गया था। इसका मुख्य बात क्या था? जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा का जो प्रश्न इतना दिन से चल रहा था, माने ज़्यादा जोर 1940 ईस्वी से आया, उसको यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं पुल स्टॉप कर दिया। कैबिनेट मिशन सीधा कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हो सकता है। लोग बार बार कंफ्यूज करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का विभाजन किस योजना से हुआ, तो जनरली कैबिनेट मिशन लोग मार देते हैं। तो एकदम बिल्कुल उलट है ये। कैबिनेट मिशन ने ये एकदम क्लियर कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा ही नहीं, इसका मुख्य बात था। ठीक है, तो किसमें विभाजन होगा वो हम देखेंगे अभी। तो आप बाइबल के बारे में सारा चीज़ देख लिए। ठीक है,
और बैबल के समय में आप देखिए कि ये जो है कैबिनेट मिशन के बाद क्या हुआ, किसी तरह से गतिरोध दूर हुआ, एक अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ, जिसका प्रमुख जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, चलिए यहाँ पे और देखने के लिए मिलेगा, ये गलत लिखा गया है, 16 अगस्त 1946। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। और इस कार्यवाही के वजह से भारत के प्रत्येक मतलब अनेक क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगा हुआ। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप देख लिए बैबल के काल में सारा चीज़ हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे माउंटबेटन का काल को। ठीक है, तो माउंटबेटन के काल को देखिए। माउंटबेटन के काल में देखने से पहले देखेंगे कि स्वतंत्रता का जो अधिनियम था प्रस्तुत हुआ था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत हुआ था ब्रिटिश संसद में। लेकिन 18 जुलाई माने 14 दिन के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित हो गया और यहीं पे तय कर दिया गया कि भारत का विभाजन होगा, यानी माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होगा, न कि कैबिनेट मिशन के तहत। समझ में आ गया? और इसी प्रकार से जब भारत का विभाजन होगा तो ये वायसराय का जो पद चल रहा था, तो वायसराय का पद अब समाप्त हो जाएगा और उसके बदला में क्रिएट किया जाएगा नया पद, पुनः गवर्नर जनरल। यानी भारत में भी गवर्नर जनरल होगा और पाकिस्तान में भी गवर्नर जनरल होगा। तो देखिए अंतिम वायसराय, इसीलिए अगर अंतिम वायसराय पूछा जाएगा तो कौन होगा? माउंटबेटन होगा। तो यहाँ से अब स्टार्ट होगा कि माउंटबेटन जो है कुछ दिन तो वायसराय के रूप में भी काम किया और कुछ दिन गवर्नर जनरल के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि उसका कार्यकाल 48 तक देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है यही बनता है कि आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, स्वाभाविक है माउंटबेटन होगा। वायसराय पद समाप्त हुआ तो अगला क्या बनेगा? माउंटबेटन पाकिस्तान नहीं गया था, पाकिस्तान का जो नेतृत्व जो है जिन्ना के हाथ में चला गया था, तो माउंटबेटन को भारत में रख लिया गया था एज यूजुअल गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है, तो पहला भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? स्वतंत्र भारत का, वो माउंटबेटन होगा और अंतिम वायसराय भी वही होगा। ठीक है, और इसी समय में आप देखिएगा कि अक्टूबर 1947 ईस्वी में कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिए उस समय गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही था जिस समय कश्मीर का विलय हुआ था। ठीक है, आप 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महान व्यक्तित्व मोहनचांद करमचंद गांधी की हत्या कर दिया गया, यानी कि गांधी जी की हत्या कर दिया गया। ठीक है, कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और यहाँ पे एक प्रमुख बात क्या हुआ, रेड क्लिफ आयोग बनाया गया बाउंड्री के लिए, बाउंड्री लाइन डालने के लिए, सीमा का निर्धारण करने के लिए। आज भी जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो रेड क्लिफ लाइन है, वो इसी समय बना था, बाउंड्री कमीशन अंडर रेड क्लिफ। ठीक है मित्रों, तो रेड क्लिफ आयोग भी इसी के समय में। अब रहा कि जो है आगे का जो 1948 से 1950 तक, ठीक है, 48 से 50 तक जो अगला गवर्नर जनरल हुआ माउंटबेटन के बाद भारत में, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना बना, भारत में सी राजगोपालाचारी बना। सी राजगोपालाचारी महात्मा गांधी का समधी था। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। तो सी राजगोपालाचारी 2 साल के लिए गवर्नर जनरल बना, कहाँ का? भारत का। तो इसीलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है तो स्वाभाविक सी राजगोपालाचारी होगा। और अगर ये भी पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तब भी यही होगा। तो आप प्रश्न की प्रकृति को समझेंगे, क्या पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को तुरंत पढ़ करके आंसर करने से अच्छा है कि 1-2 बार प्रश्न को पढ़िए, प्रकृति को समझिए, तब उसको बनाइए। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रथम, वो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसके बाद कोई बना नहीं। तो इस प्रकार से मित्रों आज हम जो है वायसराय का जो सीरीज था
गवर्नर जनरल का जो सीरीज था और बंगाल के जो गवर्नर का सीरीज था, सारे सीरीज को ख़त्म किए हैं। सुखद अनुभूति आपको भी हो रहा होगा और मुझे भी अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से अगला वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और दोस्तों को प्रेरित कीजिए इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।